नमस्ते बंधु, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब पहले की तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज प्रस्तुत है एक कहानी पूर्व प्राध्यापिका निर्मला तिवारी जी की कहानी, जो कि जबलपुर की निवासी हैं। कहानी का शीर्षक है नारी स्वातंत्र्यम अहर्ति। लीजिए सुनिए कहानी। आज जन्मदिन है मनोहर जी का। उन्हें बार बार अम्मा की याद आ रही है। कैसे स्वादिष्ट गुलगुले बनाती थी अम्मा। देखते ही देखते समय कितना बदल गया है। तभी तूफान की तरह लीना उनके कमरे में प्रविष्ट हुई। पापा आइए ड्राइंग रूम में, बहुत ज़रूरी काम है। मनोहर जी झुंझला उठे। बिल्कुल मन नहीं है कहीं जाने का, लेकिन जानते तो हैं कि लीना जिद्दी है, जो कहती है करके रहती है। बेमन ही सही, उठना तो पड़ा। जब से लीना नौकरी करने लगी है, कुछ ज़्यादा ही मनमानी करती है। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही हैप्पी बर्थडे टू यू जोरदार स्वागत और तालियों की आवाज़ से हॉल गूंज उठा। सुंदर सजावट, बड़ा सा केक, मोमबत्तियाँ। जाने कब लीना ने उनके मित्रों को सपरिवार न्योता देकर बुलवा लिया था। उल्लास की एक लहर मनोहर जी को आपाद मस्तक सराबोर कर गई। इतना कुछ कर डाला बेटी ने। खाना भी बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था। हमेशा के समान सावित्री को रसोई घर में दिन नहीं बिताना पड़ा। शाम होने से पहले ही लीना अपनी दोनों बहनों सीना और टीना को लेकर मम्मी के साथ तैयार होकर आधम की। पापा जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलिए। अरे कहाँ जाना है, आप चलिए तो। और थोड़ी ही देर बाद वे कारों के शोरूम में खड़े थे। मनोहर जी चकित से, परेशान से। पापा आज आप कार खरीद रहे हैं, बहुत चला ली खटारा स्कूटर। अब नहीं, जिसकी बेटी इतनी बड़ी कंपनी में अधिकारी हो, उसे शानदार गाड़ी में ही घूमना चाहिए। अचकचाए पापा को देखकर लीना के मुख पर चांदनी सी शुभ्र कोमल हंसी बिखर गई। पापा के चेहरे पर कौन से भाव झलके, खुशी, आश्चर्य, शर्मिंदगी, थोड़ा पछतावा, क्या पता, कुछ कह ही नहीं पाए। आज उनकी बेटी उन्हें लाखों रुपए की कार दिलाने शोरूम ले आई है। बात तो खुशी और गर्व की है, लेकिन मनोहर जी खुश नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। तीसरी संतान भी बेटी ही हुई। मनोहर जी का मन एकदम ही बुझ गया। कितनी उम्मीद लगाए थे कि इस बार बेटा होगा, लेकिन इस बार फिर बेटी। बेटी यानी कि शादी, दहेज का खर्च, खर्च और सिर्फ खर्च। तो बस कमाना है और पैसे जोड़ना है, वह भी बेटियों को ब्याहने के लिए, दूसरों को अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई सौंप देने के लिए। बेटियों के निरीह पिता का सिर तो हमेशा झुका ही रहता है ना। लड़कियां बड़ी होने लगीं और फिर मनोहर जी ने अपनी अर्धांगिनी का नया ही रूप देखा। कुछ भी हो जाए, लीना के पापा, मेरी बेटियां मोहल्ले के सड़ियल स्कूल में नहीं पढ़ेंगी। मनोहर जी के सनातनी सोच पर जबरदस्त चोट पड़ी। सावित्री ऐसी जिद्दी होगी, उन्हें कहाँ मालूम था। औरत के जिद की ताकत वे पहली बार देख रहे थे। अच्छे और बड़े स्कूलों की फीस जानती हो? इनके महंगे स्कूल की फीस भरूंगा तो 1 रुपया भी न बचा पाऊंगा। 3 बेटियों के दहेज का इंतजाम करना है, जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा, बताए देती हूँ। हाँ, मैं भी कुछ काम कर लूँगी, कुछ सिलाई, कुछ छोटे बच्चों के ट्यूशन, कुछ तो कमा ही लूँगी, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के मामले में समझौता नहीं करूँगी। चट्टान की तरह दृढ़ थी सावित्री। वैसे गृहस्थी आराम से ही चल रही थी, बस सीमित आर्थिक साधनों के कारण परिवार में कभी कभी नोक-झोंक हो जाती। तुम्हारी बहन के यहाँ शादी है तो क्या मेरे भरोसे से है? कितना रुपए फूंकना चाहती हो? मेरी खून पसीने की कमाई ऐसे उड़ाने के लिए नहीं है, बताए देता हूँ। कैसी तीखी जहरीली जुबान, अपनी बेबस तिलमिलाहट का क्या करे सावित्री।
मनोहर जी एक बार बोलना शुरू करते तो बोलते ही जाते। हर शब्द विष बुझे बाण की तरह सावित्री के सीधे साधे मन को घायल कर देता। उसे दुख होता, क्रोध भी आता, नपुंसक क्रोध। कमाता तो मैं हूं ना, पैसा मेरा है, उड़ाने में तुम्हें दर्द क्यों होगा? तुम्हें तो घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। मेहनत करके पैसा कमाऊं तो पता चले पैसे की क्या कीमत होती है। सावित्री अपना गुस्सा किस पर निकाले? वह अपने गुस्से का प्रवाह अपने माता पिता की ओर मोड़ देती है। सारी गलती उन्हीं की है। जल्दी शादी कर देने के बजाय अगर उन्होंने पढ़ाई पूरी करवा दी होती तो आज सावित्री को ये बातें क्यों सुननी पड़ती? अगर उसमें नौकरी करने की क्षमता होती तो वह भी रुपए कमा कर घर लाती और रोज रोज का यह जहर तो न पीना पड़ता। खर्च के मामले में अपनी समझदारी पर उसे संदेह नहीं है। एक एक रुपया वह संभाल कर खर्च करती है। लेकिन यह उमा दीदी की बेटी की शादी, सावित्री कैसे समझाए कि उमा दीदी ने उसके लिए क्या क्या किया है? माँ बाप तो सक्षम थे नहीं। इसी बहन ने अपने बहन भाइयों को पाला और अपना हक छोड़कर उसके ब्याह में खर्च किया। आज उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो क्या सावित्री का फर्ज नहीं है कि वह उसकी कुछ मदद करे? यह सब वह मनोहर को कैसे समझाए? क्यों नहीं है सावित्री के पास अपना कुछ? किसी चीज पर भी तो अधिकार नहीं है। वह तो मात्र रोटी कपड़े पर काम करने वाली नौकरानी है ना। नौकरानी नहीं, गुलाम है वह। नौकरानी को तो वेतन देना पड़ता है और वह काम छोड़कर जा भी सकती है। सावित्री कहाँ जाए? खर्च के लिए मनोहर जी जितने पैसे देते हैं उतने में ही खींच तान कर घर चलाना पड़ता है। अधिक की जरूरत हो तो बातें सुनो। औरत इतनी मजबूर क्यों है? वह सोच के गहरे समंदर में उतर जाती। गोता लगाकर खाली हाथ नहीं लौटती। जो अनमोल मोती वह खोज कर लाती उन्हें छुपा कर रखती जाती। बढ़ता जाता उसके सोच का खजाना, कीमती विचारों का खजाना। एक बात उसने ठान ली तो बस ठान ली। लड़कियां तीव्र बुद्धि की थीं। जहाँ तक सावित्री उन्हें पढ़ा सकती थी उसने पढ़ाया, पर जब लड़कियां बड़ी क्लास में आई तो उसकी क्षमता चुक गई। अब सवाल उठा कोचिंग का। मनोहर जी से इस विषय में बात करना यानी कि पेट्रोल को तीली दिखाना। सावित्री के विचारों से उनके विचार मेल ही न खाते। क्या करोगी इन्हें ज़्यादा पढ़ाकर? लड़कियों से नौकरी करवाना है क्या? आखिर शादी तो करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ पैसे बचाओ, पैसे जोड़ो और आगे की चिंता करो। पढ़ना लिखना होगा तो अपनी ससुराल में जाकर पढ़ लेंगी। सुनकर सावित्री का तो सारा खून ही निचुड़ गया। ससुराल जाकर? ससुराल में बेटी कहाँ रह जाती है? वह तो बहू बन जाती है। जिम्मेदारियों का पिटारा कैसे पढ़ेगी? कौन पढ़ने देगा? दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करना और एक एक पैसे के लिए पति का मुंह ताकना। मेरा पैसा, मेरी कमाई, तुम्हारी औकात, यही सब तो सुनना है। छी, यह भी कोई जिंदगी है? सावित्री का मुंह कड़वा हो गया। सुना तो है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सावित्री सोच में पड़ गई। बेटियों की शादी जल्दी हो गई तो इतिहास जरूर दोहराएगा अपने आप को। वही गुलामी की जिंदगी, कहने को घर की रानी, पर जिसे एक दिन भी छुट्टी न मिले वह नौकरानी। मैं अपनी बेटियों को ऐसे जीवन में नहीं ढकेलूंगी। सावित्री ठान चुकी थी कि चाहे जो हो वह बेटियों की राह के हर कंकर को बीन कर ही रहेगी। उसकी बेटियां आगे बढ़ेंगी और जरूर बढ़ेंगी। हर बात पर झुकने दबने वाली सावित्री ट्यूशन की बात पर अड़ गई और ऐसी अड़ी कि मनोहर जी का सारा पौरुष बौना होकर रह गया। सावित्री को डांट डपट कर दबाने की कोशिश की तो सावित्री दहकती हुई ज्वाला बन गई जिसके पास जाने से भी भय लगे। पल पल पिघलने वाला मोम कठोर फौलाद कैसे बन गया? मनोहर स्तब्ध थे, शायद कुछ डरे हुए। खींच कर झुंझला कर ही सही ट्यूशन का खर्च मनोहर जी को उठाना ही पड़ा। जगदीश कपूर, मनोहर जी का घनिष्ठ मित्र, कैसा भाग्यशाली, दो बेटे। उसके बेटे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे जहां मनोहर जी की बेटियां पढ़ रही थीं। यह कार्ड कैसा, कहाँ से आया? लीना सीना के स्कूल में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है।
हमें आमंत्रित किया गया है। मनोहर जी सपरिवार वार्षिक उत्सव में पहुँचे। पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ तो पढ़ाई, नाटक, वाद विवाद, खेल कूद, हर क्षेत्र में न जाने कितने पुरस्कार बटोर लाई मनोहर जी की बेटियां। कार्यक्रम के समापन के पूर्व लीना के अभिभावकों को विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो मनोहर जी का चेहरा दमक उठा। गर्व से भरे हुए सावित्री के साथ स्टेज पर गए और शान से बुके लेकर लौटे। जगदीश कपूर की खिसियाहट, दो दो बेटों का पिता सिर झुकाए बैठा रहा। उसके लाडले तो पास ही मुश्किल से होते हैं। मनोहर जी के मन में हल्की सी शांति सरक आई। चलो, लड़कियां पढ़ाई तो अच्छे से कर रही हैं, शादी करने में आसानी होगी। 12वीं कक्षा में उम्मीद से कहीं ज़्यादा नंबर आए थे लीना के। अब समय आ गया था उसे बाहर भेजकर पढ़ाई करवाने का। छोटा शहर, छोटा आसमान। मनोहर जी ने बेटी के इरादे सुने तो भड़क उठे। मेरे पास कारू का खजाना नहीं गड़ा है कि खोद खोद कर देता जाऊंगा। बाहर भेजकर पढ़ाई कराने की औकात नहीं है मेरी। जो पढ़ना है यहीं पढ़ो। सावित्री चुप, बेटियां सहमी हुई। लीना आंसुओं में डूब गई। यहीं पंख कट जाएंगे तो आसमान की ऊंचाइयां कैसे छू पाएगी। सावित्री ने सरकते हुए साहस को थामा। उसे जो पढ़ना है वे विषय यहाँ नहीं है, बाहर तो भेजना ही पड़ेगा ना। बाहर जाकर बच्चे आज़ाद हो जाते हैं। मैं अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। बड़े शहर का घर जुटाने की हैसियत भी नहीं है मेरी। बहुत मजबूती थी आवाज़ में। तिलमिला गई सावित्री। अब बड़ी चिंता हो गई उसे। बेटियों का भविष्य उसे अपने अतीत में गुम होता हुआ दिखने लगा। क्या उसकी बेटियां भी उसी की तरह जिएंगी? वही डांट फटकार, निंदा, तिरस्कार, वही बर्तन, कपड़े, झाड़ू? नहीं, हरगिज नहीं। सावित्री देख रही है कि आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं। उसकी कुशाग्र बुद्धि, मेहनती बेटियों में किस बात की कमी है? पराया धन होती हैं लड़कियां। इनकी पढ़ाई पर खर्च करके हमें क्या मिलेगा? इनकी पढ़ाई पर खर्च करके हमें क्या मिलेगा? कमाएंगे भी तो दूसरों का घर भरेंगी। मनोहर जी तो लोहे की दीवार हो रहे थे। दीवार तो हटने से रही। कोई दूसरी राह खोजनी होगी। दूसरे दिन बहुत सवेरे उठकर सावित्री कहीं चली गई, बिना बताए। मनोहर जी आग बबूला। रात तक सावित्री लौट आई। भतीजा रोहन साथ में आया। कहाँ गई थी? बताकर नहीं जा सकती थी? रोहन क्यों आया है? अब मुंह खोलोगी? मैं बकबक किए जा रहा हूं और तुम। सावित्री ने मुंह नहीं खोला तो नहीं ही खोला। लीना के मुंबई जाकर एडमिशन लेने की तारीख नज़दीक आ गई थी। मनोहर जी का विरोध वैसा ही अटल। इस कॉलेज में एडमिशन बिरले प्रतिभाशाली छात्रों को मिलता है। दुर्लभ सौभाग्य हाथ से निकल ना जाए। शाम को मनोहर जी घर लौटे तो अजीब सा सन्नाटा दिखा। घर खाली खाली सा लग रहा था। रोहन चला गया क्या? लीना भी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ आशंकित होते हुए उन्होंने पूछा। कभी कभी न जाने क्यों उन्हें लगने लगता है कि घर पर उनकी पकड़ कैसे कमज़ोर होती जा रही है। सुनिए दुबे जी। हाँ, यह सावित्री ही थी। बात बात पर रो कर रह जाने वाली यह नारी आज कितनी अजनबी लग रही है। इसे तो मनोहर जी पहचानते ही नहीं। जो जान देने की हद तक विद्रोह पर आमदा हो, उस प्रचंड नारी के आगे कौन ठहर सकता है? मनोहर जी की आंखों के आगे शिव को पैरों के नीचे दबाए चंडी का स्वरूप कौंध उठा। दद्दा ने मुझे गांव में खेती की ज़मीन दी थी, उसी से मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। रोहन लीना के साथ मुंबई गया है। उसे कॉलेज में और हॉस्टल में एडमिशन दिलाकर और उसका सारा इंतजाम करके लौट आएगा। लीना जो पढ़ना चाहती है वह पढ़ेगी, ज़रूर पढ़ेगी। आप व्यवस्था न कर सके तो भी पढ़ेगी। ज़रूरत पड़ी तो मैं सारा जेवर बेच दूंगी, लेकिन मेरी बेटियां ऊंची उठेंगी ही। मनोहर जी अवाक, मुंह से शब्द निकले ही नहीं। इतना बड़ा कदम उठा लिया। यह तो सूरजमुखी हुआ करती थी, पति की इच्छा के अनुरूप उन्हीं की दिशा में घूमने वाली। अब तो प्रचंड सूरज हो गई है, जिसकी किरणों से भी डर लगे। औरत अपने अंदर कितने रूप छिपाए रहती है। पत्नी के इस रूप को तो मनोहर जी ने देखा ही नहीं था। अपने बच्चों के लिए निरीह गाय को सिंघनी में बदलते देख रहे थे वे।
चुप रह जाने के सिवाय दूसरा रास्ता ही नहीं था। सावित्री की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। लीना का यूं अकेले इतने बड़े शहर में रहना जरा भी न भाया था, लेकिन तिलमिला कर रह जाने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। लीना एक बार चल निकली तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर परीक्षा दक्षता के साथ उत्तीर्ण करती गई। उसके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में टीना और सीना भी पढ़ाई में जुटी थीं। सावित्री की मौन तपस्या चल रही थी। माँ की ममता की सीढ़ी कितनी ऊंची होती है, आज तक कोई नाप नहीं सका। माँ की ममता ने ही तो बालक ध्रुव को आंसू पोंछकर सीधे विधाता की गोद में बैठा दिया था। सावित्री अपने अंदर शक्ति संचय करती और माँ की यही शक्ति सतमुखी होकर बेटियों में समा जाती। दिन रात का अंतर भुलाकर वे पढ़ाई में जुटी रहती। तब कर ही तो स्वर्ण निखरता है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लीना जीवन की प्रतियोगिता में उतरी। अच्छे से अच्छी नौकरियां तस्तरी में सजी रखी थी उसके लिए। उसे तो बस चुनाव करना था। जमा पूंजी में से बहुत कुछ खर्च हो चुका था। मनोहर जी निराश हो चले। लीना की आयु विवाह योग्य हो गई थी। वह नौकरी भी करने लगी थी। उधर टीना और सीना भी कतार में थीं। 2-4 जगह बात चलाई भी तो दहेज की मांग सुनते ही सहम गए। इसी दिन के लिए तो वे डर रहे थे, इसी दिन के लिए धन जोड़ रहे थे। अब मन में गुस्सा पनपने लगा। लीना ने सुना तो हंस दी। पापा आप भी, समय बदल गया है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें तो अच्छा है। साफ साफ कह देती हूँ पापा कि मैं ऐसी जगह शादी करूँगी ही नहीं जहाँ लड़का दहेज मांगे। अपने पापा की जीवन भर की कमाई मैं तो क्यों दूसरे के घर जाने दूँ? मैं खुद आपका कमाऊ बेटा हूँ, आप दहेज क्यों देंगे? पापा के गले झूल गई लीना। मनोहर जी ने ऐसी अनोखी बात क्या पहले कभी सुनी थी? ऐसा भी हो सकता है क्या? बेटी बिना दहेज शादी करेगी? मैं नौकरी करने लगी हूँ पापा, अच्छी खासी तनख्वाह है, घर की बड़ी बेटी हूँ। अब सीना और टीना आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी हैं। कोई सहारा नहीं चाहिए उसे, वह खुद दूसरों को सहारा देने लायक है। अपने पैरों पर खड़ी होने से कितना आत्मविश्वास आ गया है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बेटी का यही रूप तो वह देखना चाहती थी। मनोहर जी सपना तो नहीं देख रहे हैं? सारी उम्र जिस तनाव की तपन में वे जिए हैं वह क्षण भर में लुप्त हो जाएगा। ऐसा ख्याल तक कभी मन में ही नहीं आया था। पापा मेरी जगह अगर आपके घर बेटा जन्मा होता तो क्या वो अपनी जिम्मेदारियां न निभाता? समझ लीजिए मैं ही आपका बेटा हूँ। उन्हें लीना प्रज्वलित दीप स्तंभ की तरह लगी। कैसा महसूस कर रहे थे वे? जैसे खुरदरे नुकीले पत्थरों पर चलते चलते पैरों के नीचे नरम दूब बिछ जाए, जैसे जेठ की दोपहरी में सावन की ठंडी फुहारें बरस जाएं। बेटा होता तो, हाँ याद आया, जगदीप कपूर के बेटे भी तो बड़े हो गए हैं। उस दिन मिला तो था जगदीप, बेचारा समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। उसकी हालत देखकर मनोहर जी का मन दुखी हो गया था। राहुल ने कॉलेज छोड़ दिया है, कैसे बताऊं तुम्हें, आजकल दारू में डूबा रहता है। छोटा वाला रजनीश उससे भी 2 कदम आगे है। रोज आवारा लड़कियों के फोन आते हैं। एकदम बर्बाद हो गया है, बताने में भी शर्म आती है। सच कहता हूँ मनोहर, जीना मुश्किल कर रखा है कमबख्तों ने। बेचारे के बस आंसू ही नहीं निकले, रुआसा तो वह हो ही गया था। मनोहर जी के मन में गर्व और शांति का सागर लहरा गया। उनकी 2 बेटियां ही इतना कमाने लगी हैं कि उन्होंने नया फ्लैट बुक कर लिया है। एक बेटी के आए दिन जर्मनी जापान के चक्कर लगा करते हैं, तो दूसरी ऑस्ट्रेलिया में जॉब पा चुकी है। तीसरी इंटरव्यू की तैयारी में जुटी है। पिछले महीने सावित्री की आंख का ऑपरेशन हुआ तो मनोहर जी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। सीना की कंपनी ने सारा खर्च उठाया। मनोहर जी के अंदर अब बहुत कुछ बदल चुका था। सावित्री को वे हमेशा मूर्ख और कमजोर नारी मानते थे, लेकिन उसी सावित्री ने उन्हें हरा दिया था। थोड़ी झेप लगती है उन्हें, और थोड़ा अपनी सोच पर पछतावा। सावित्री तो रोम रोम खुशी और संतुष्टि से भरी है। विश्व विजयी होने का भाव ऐसा ही तो होता है, खुशी, गर्व, निश्चिंतता।
क्या क्या दिया है बेटियों ने। आज मनोहर जी हार गए हैं, लेकिन यह हार कितनी अच्छी लग रही है। भगवान को धन्यवाद कि मनोहर जी हार गए। सावित्री की जीत ने तो सबको जिता दिया। लीना पूर्ण विश्वास के साथ नई कार चला रही है। बाजू में बैठे हुए बाहर देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें चमचमाती कार में बैठा देख लें, उनकी अपनी कार। मन आश्वस्ति से भरा है। तमाम कुशंकाएं मिट गई हैं। अब बुढ़ापे की कोई चिंता नहीं, सब कुछ हो जाएगा। बेटियां खुद समर्थ हैं। थोड़े आश्चर्य और खेद के साथ में वे सोचते हैं कि उनकी सोच कितनी गलत थी। स्वतंत्रता पाने पर नारी कितना ऊंचा उड़ सकती है। नारी स्वातंत्र्यम अहर्ति, नारी स्वतंत्रता की अधिकारी है। इति।